हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक और लेक्चर। हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम नाम का एक चैप्टर पढ़ना है। बट उससे पहले हम लोगों को आज थोड़ा सा एंट्रोपी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी स्टीम पे जाएंगे। तो एंट्रोपी डिस्कशन करने से पहले तो आज का पूरा टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो अगर आपसे कोई पूछे एंट्रोपी क्या होता है तो आप उसे क्या बताएंगे। एंट्रोपी बेसिकली इज अ रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल। अगर आपके पास कोई भी क्या कहते हैं सिस्टम दिया हुआ है और सिस्टम के अंदर अगर आपको दिख रहा है कुछ रैंडमनेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, एक मिनट आपको। चलिए, तो बेसिकली क्या होता है एंट्रोपी, समझिए क्या है एंट्रोपी। जो होता है, मेरे पास ऐसे करके कोई कंटेनर है, कोई बीकर है और उस बीकर के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल यहां पर अवेलेबल हैं और उन पार्टिकल को मैंने क्या किया, यहां से हीट कर दिया। हीट करने पे क्या होगा, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज्यादा, और जितने उनमें उतनी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी, जितना डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, हम बोलेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। तो सिंपल समझे, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी इज अ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम में पार्टिकल जितने ज्यादा डिसऑर्डर होंगे, जितने ज्यादा रैंडम होंगे, हम बोलेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। एंट्रोपी के जहां तक फॉर्मूले की बात करते हैं, अच्छा एंट्रोपी कहां से मिलता है आपको, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कंसेप्ट वहां से आता है। कैसे, देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है इसका, ds वेयर s इज एंट्रोपी। एंट्रोपी को किसे डिनोट करते हैं, s से करते हैं। तो ds बराबर होता है बच्चों dq/dt। ये हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, कहीं पर भी एग्जाम में आएगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूटिलाइज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अलग अलग आपके जो प्रोसेसेस होते हैं उन सब के लिए एंट्रोपी निकालो। तो सारे प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालने का जब फॉर्मूला आता है तो कैसे निकालेंगे, जरा देखो फटाफट। तो हम लोग पहला एग्जांपल आया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। देखो एंट्रोपी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, भाई सीधी सी बात है, जब हमारे पास किसी भी सिस्टम को हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने पर सिस्टम जो होगा वो आपका, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, तो उससे हम लोग क्या क्या चेंजेस आते हैं हमें वो एक्चुअली ऑब्जर्व करने हैं। तो इसलिए इसे एंट्रोपी कहते हैं। तो यहां पर वर्ड याद रखना, भूल जाओ एंट्रोपी क्या होता है। इट इज अ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की कितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, वो डिसऑर्डरनेस क्या कहलाती है, आपकी एंट्रोपी कहलाती है। अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है, पीछे दिया प्रेशर कांस्टेंट है। तो हमारा हीट का फॉर्मूला क्या आता है, यहां आता है mCp डेल्टा टी, इसका हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, dt आता है, ये आ गया। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग Q की वैल्यू वहां रख देंगे। तो हमारे पास हेंस ds के आ गया, देखो ds आ गया आपका dq, d और q क्या है आपका mCp dt, ये आ गया। और डिवाइडेड क्या है dt, डिवाइडेड है t, सॉरी टेम्परेचर t। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यहां इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 0 से लेके s एंट्रोपी तक, या s1 से s2 तक, 0 से नहीं। ठीक है, कुछ एंट्रोपी पहले से थी उसकी, तो s1 एंट्रोपी से s2 एंट्रोपी तक यहां हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास यहां पर आ गया s2 माइनस s1, कोई इशू नहीं है। इस वाले में बच्चों m कांस्टेंट, cp इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी कांस्टेंट है। तो m बाहर आ गया, cp बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dt/t, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक। आपको प्रॉपर्टी याद होगी इंटीग्रेशन की, dx/x क्या होता है, हमने वो वर्क डन में भी किया था। तो यहां पर आ जाएगा आपका डेल्टा S इज इक्वल टू mCp और log बेस E और T2 माइनस T1, T2 माइनस लॉग बेस E T1। कैसे, पहले इसका log T आया, इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ लेना, नहीं पता हो तो log यहाँ पर T आया इंटीग्रेशन, और यहाँ पर log अपर लिमिट log T2 थी और लोअर लिमिट T1 थी। अच्छा, इसके बाद क्या किया, तो डेल्टा S रखा हमने, mCp log बाहर ले लिया T2/T1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा S आ गया, किसके लिए, लॉग बेस E है, ध्यान रखना,
जो ln होता है कैलकुलेटर के अंदर। इसके अलावा सिमिलरली अगर हम लोग सेम करेंगे तो सिमिलरली अगर हम देखें तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट ले, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, तो अगर आइसोकोरिक के लिए करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एस जो आ जाएगा आपका वो mCv हो जाएगा खाली बस, तो हो जाएगा mCv। तो ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ mCv और यहाँ पर log बेस e, बस CV हो जाएगा। देखो सब कुछ सेम रहेगा, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट था वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरे पॉइंट पे समझो आपका रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में ध्यान रखना क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक टेम्परेचर लिखा है, तो ds बराबर dq/t, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। दैट इज फॉर आइसोथर्मल, दैट इज फॉर आइसोकोरिक एंड दैट इज फॉर आइसोबारिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तो ध्यान से सुनो। आपका तीसरा प्रोसेस कौन सा होता है, इसके बाद प्रोसेस होता है आपका एडियाबैटिक, लास्ट प्रोसेस। तो हमारा चौथा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। तीसरा बोल रहा था मैं, तीसरा नहीं, तीसरा तो हो गया, चौथा प्रोसेस एडियाबैटिक में बच्चों क्या होता है, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर होता है जीरो, सबको पता होगा। एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ds बराबर dq/t, और जब हीट ट्रांसफर जीरो है तो ds क्या आ गया, 0/t। ध्यान सुनना, तो ds बराबर आ गया 0, दैट मीन्स S2 माइनस S1 बराबर 0। इसका मतलब S2 माइनस S1, इसका मतलब आपके इसमें एंट्रोपी सेम हो गई, इसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक क्यों कहते हैं, आप बोलेंगे क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज नहीं होती, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट इज व्हाई एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बिकॉज आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैं रिवाइज करा रहा हूं क्या क्या बताया। पहले हमने समझा कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, तो हमें समझ आया एंट्रोपी इज अ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर होगा हम बोलेंगे उतनी एंट्रोपी उसकी ज्यादा है। अगली बात हमें क्या समझ आई कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ds बराबर dq/dt। यहाँ पर ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, dq क्या है जो हीट ट्रांसफर हुआ, और t क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने इसका फैला निकाला हमने आइसोबारिक प्रोसेस के ऊपर। तो आइसोबारिक प्रोसेस पे प्रेशर कांस्टेंट था, तो हमने हीट का फॉर्मूला लिखा। हीट का फॉर्मूला लगाएंगे या रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या आया, Q बराबर mCp∆T या mCp/dt। तो यहाँ पर क्या करा हमने, इस वाले फॉर्मूले को उठा के कहाँ रख दिया, इस वाले में रख दिया, और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया S1 से S2 तक और T1 से लेके T2 तक। अच्छा, इसके बाद S1 से S2 की, तो डेल्टा S आ गया हमारा यहाँ पर S2 माइनस S1, और यहाँ पर क्या हुआ, m बाहर आ गया, Cp बाहर आ गया, और dt/t बचा। और dt/t इसको नहीं पता, दोबारा बता देता हूँ, हमारा एक फॉर्मूला होता है dx/x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log बेस ex, ये इंटीग्रेशन होके आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब log आ गया तो हमने लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों रख दी, फिर log बाहर ले लिया, T2/T1 आ गया। सिमिलरली जैसे हमने कांस्टेंट प्रेशर का करा है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का हमें करना हो तो क्या होगा, Cp के बजाय क्या आ जाएगा, Cv आ जाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा सेम। नाउ इसके बाद आते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियस यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो हीट ट्रांसफर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे करोगे वही रहेगी। ठीक है, और ड्यू का फॉर्मूला जो आपको दिया होगा, जो हीट का फॉर्मूला उस टाइम दिया होगा वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जनरली आपको बता दूं, आइसोथर्मल में हम लोग काम करते हैं तो वहां पर हम लेटेंट हीट यूज करते हैं। अभी बताता हूं लेटेंट हीट क्या होता है, सेंसिबल लेटेंट हीट। वो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे या फिर इसके बाद चैप्टर करेंगे, क्या नाम उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, वहां बहुत काम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ds बराबर dq/t हो गया। इसके बाद अगला है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक क्या है, हीट ट्रांसफर हो गया जीरो। अगर हीट ट्रांसफर जीरो तो ds बराबर dq/t, तो dq आपका जीरो हो गया, तो ds बराबर 0/t, तो ds बराबर हो गया जीरो। जब ds जीरो हो गया तो यहां पर क्या होगा, ds मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है बेसिकली। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट अभी इस टाइम भी किया होता तो चेंज इन एंट्रोपी आता। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, S2 माइनस S1, और S2 माइनस S1 के बराबर जीरो, तो यानी S1 किसके बराबर आ गया, S2 के। समझो इस वाली बात को, एंट्रोपी पहले थी S1, बाद में एंट्रोपी हो गई S2, और S1 और S2 एंट्रोपी दोनों हो गई बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी रिमेन द सेम, दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब आइसो एंट्रोपिक, आइसो मतलब सेम, एंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी, तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए हम लोग बच्चों एडियाबैटिक, और ध्यान रखना खाली एडियाबैटिक शब्द सही नहीं रहता, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि अगर खाली एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता।
ठीक है, वो अब इतना लॉजिक नहीं समझना, अब इतना समझ लो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक में अगर हम एंट्रोपी में हीट में चेंज करेंगे तो हीट में हीट ट्रांसफर जीरो रहेगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी सेम आ जाएगी। दैट इज वाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आल्सो कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। ठीक है, तो क्या करो आप लोग, ऊपर अगर कॉपी में डालो हेडिंग पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स, टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। उसके बाद आप 1 2 3 4 ये फटाफट से सारे लिख लो, फिर इसको मिटा दूंगा मैं फटाफट जल्दी, क्योंकि फिर मैं रिकॉर्ड पॉज करके दोबारा आऊंगा। ठीक है, तो फटाफट डिलीट उतारो। चलिए, तो हमें अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, एंट्रोपी क्या होता है। अब हमें कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है, जिसको आपको समझना है। ठीक है, लिखना नहीं कॉपी के अंदर, कॉपी में लिखना कॉन्सेप्ट नहीं, समझने का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास बच्चों दो शब्द आते हैं, एक वर्ड आता है सेंसिबल हीट, और एक शब्द आता है लेटेंट हीट। इसको अंडरस्टैंड करना, दोनों शब्द समझने हैं, क्योंकि जब इनके आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढेंगे ना तो आपको वो उतना बेटर समझ नहीं आने वाले क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, होता क्या है, आप जब हम बात करते हैं कोई भी चीज का, अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल कोई चीज आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको आपको 50 डिग्री पे लेके जाना है, तो अगर आपका कभी भी टेम्परेचर चेंज आए, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है, तो आपकी जो हीट होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सेंसिबल हीट उर्फ एसएच, बाय प्रोवाइडिंग हीट। अगर कहीं आपको हीट देने से, अगर सिस्टम में आपने हीट दी और सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इसका मतलब जो आपने हीट दी है वो कौन सी हीट है, वो सेंसिबल हीट है। बात समझ आ गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप हीट देते हैं और टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, उसको समझना है हमें। ये तो कॉमन कंसेप्ट है, सबको पता है। आपने हाथ रखा गर्म और आपका हाथ का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो जो आपकी हीट एब्जॉर्ब आपके हाथ ने करी वो कौन सी हीट थी, सेंसिबल हीट। बहुत सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारा, Q बराबर mc डेल्टा T, ये फॉर्मूला हमारा आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। बट लेटेंट हीट ना, ये कंसेप्ट कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, छोटी क्लास में होता है वैसे, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, तो इसको अंडरस्टैंड करो, ढंग से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जल्दी समझ आ गया तो फायदा, नहीं समझ आया तो फिर लाइव क्लास जब भी हो तो पूछना। देखो बच्चों, क्या हुआ, हमारे पास आइस थी, एक बकेट लिया हमने, इस बकेट में हमने ऐसे करके आइस को रखा, अंडरस्टैंड करना, ऐसे करके आइस को रखा, और यहां पर एक थर्मामीटर को लगा दिया ऐसे करके, और थर्मामीटर को लगाने के बाद तो आइस रख के आइस में हमने थर्मामीटर लगा दिया। अब थर्मामीटर का पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर दिखा रहा था, और वो दिखा रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बर्फ थी उसके अंदर। अब हमने इसको रखे रहने दिया, इसमें बर्फ पिघलना शुरू हो गई। बर्फ पिघली तो हमने क्या किया, बर्फ को जल्दी पिघलाना था, हमने यहाँ से इसको ऐसे गर्म करा यहाँ से, और हमने यहाँ से हीट देना शुरू कर दी ऐसे, और यहाँ पर हमारा कोयला हमने फूकना शुरू कर दिया। हमारा 1 किलोग्राम कोयला, अभी बर्फ कितनी थी, बर्फ थी हमारा 100 किलो बर्फ थी, मान लेते 100 किलो बर्फ थी, तो आपका 100 kg बर्फ थी, और 100 kg बर्फ को पिघला रहे, थर्मामीटर दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, कोयला लिया और कोयले को हमने गर्म करना शुरू कर दिया। अब अंडरस्टैंड करो, तो जैसे ही कोयले से गर्म करना शुरू करा, हमारा 1 किलो कोयला फूक चुका है, और अभी तक बर्फ जो है 50 किलो पिघली है, 50 किलो बाकी है। 1 किलो कोयला फूकने का मतलब, इसको हमने हिसाब लगा लेते हैं, हमें पता लगा कि कोयला जो है 1 किलो फूकने के बाद ना 50 जूल एनर्जी देता है। हमने कहा ठीक है, 50 जूल एनर्जी हमारी चली गई, लेकिन टेम्परेचर अभी भी उसका कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों पता है इसका टेम्परेचर कब तक 0 रहेगा, जब तक सारी की सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो हुआ क्या, हम कोयला फूकते रहे, और हमारी 130 जूल एनर्जी हो गई खर्च। जूल बहुत कम होती है, हम लोग अभी एजम्पशन वाली वैल्यूज ले रहे हैं, और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हम पागल हो, हमने हीट जा कहाँ रही है भाई, ये हीट जा कहाँ रही है, और हम और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा भाई। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 273 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा भाई कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करा, ये हुआ mc डेल्टा टी। तो समझ आया, Q बराबर क्या है, M कितना है पता नहीं, C पता नहीं, फिलहाल डेल्टा टी। पहले कितना था 273 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना है 273 डिग्री सेल्सियस, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहां से हीट कितनी निकालेंगे, हीट निकाला, हीट आई 0। हमने हीट कैलकुलेट करी कि भाई हमने हीट दी कितनी दी, तो समझ आया पहले भी टेम्परेचर उतना ही था, अभी भी उतना ही है, और हमारी हीट कितनी खर्च होगी, 130 जूल। बच्चों इसलिए सब हिंदी में ढूंढोगे ना, इसका मतलब इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, गुप्त है, मत समझ ही नहीं आ रहा। तो हुआ क्या बच्चों, जब भी कोई चीज अपना फेस चेंज करती है, PHASE फेस, जब अपना फेस चेंज करती है, जब सॉलिड से लिक्विड बने, लिक्विड से गैस बने, तो उस टाइम क्या होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा हीट लेती है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो एक्स्ट्रा हीट लेके अपना फेस चेंज करती है। कोई चीज अगर बर्फ है,
जब तक सारी की सारी बर्फ पानी नहीं बन जाएगी तब उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 रहेगा। जब तक सारा का सारा पानी भाप नहीं बन जाएगा उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब सोचो 100 किलो बर्फ है, एकदम तो पानी बन नहीं जाएगी। और तो बर्फ से 0 डिग्री, बर्फ से 0 डिग्री पानी बनने के लिए, ध्यान से सुनना, 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी बनने के लिए उसको कुछ तो हीट चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ध्यान रखना, सेंसिबल हीट से टेम्परेचर बढ़ता है और लेटेंट हीट से फेज चेंज होता है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, फेज समझते हो ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सो ऑन। तो फेज चेंज होने के लिए जो हीट चाहिए होती है बच्चों, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जब आप किसी को दोगे तो उस टाइम उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा लेकिन उसका फेज बदलेगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बर्फ की अलग होगी, पेट्रोल की अलग होगी, व पानी की अलग होगी, ठीक है, सब तो 100 पे नहीं उबलते ना। तो लेटेंट हीट बेसिकली आपको गिवन होती है हमेशा क्वेश्चन के अंदर, सेंसिबल आप कैलकुलेट करते हैं। तो लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता लेकिन सेंसिबल में टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट, तो अगर आपको कॉपी में नोट करना हो तो नोट करना, हीट देखो सेंसिबिलिटी सबको पता है जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करने के लिए यूज होती है, तो बस लेटेंट हीट लिख लेना, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। आज के लेक्चर में इतना ही कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी स्ट्रीम या फिर जो भी चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। नोट कर लें जो नोट करना हो आपको।